एक लंबे अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की दरखास्त पर फैसला सुनाने जा रही है, लेकिन इस फैसले का असर उनकी रिहाई पर नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 9 जून की रात है और इस वक्त अडयाला जेल के बाहर एक एहतजाज जारी है। इमरान खान से मुलाकात के लिए उनकी बहनें, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत, वर्कर्स और बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पे जावेद हाशमी को भी देखा गया, और जो लोग हिमायत कर रहे हैं इमरान खान की, वो सब अडयाला के बाहर मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ से, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, जो विजुअल्स मौसूल हो रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद की जो सूरत हाल है, यानी पोस्ट इलेक्शन इस टाइम जो सीटों का नंबर है वो क्या है और पीटीआई कहाँ पर स्टैंड कर रही है। जहाँ पर दीगर सियासी जमातें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते कर रहे हैं, जोड़ तोड़ जारी है। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत वोट हासिल करने का दावा करने के बावजूद ना हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और ना ही अपोजिशन बेंचेस में बैठने की पोजीशन में, क्योंकि यानी अपोजिशन में तो बैठेगी अगर 2-3 सीटें इनको जैसे इस टाइम नज़र आ रहा है मिल गई, लेकिन अपोजिशन लीडर बनना या प्रॉपर अपोजिशन करना उस तरह से उस पोजीशन में नहीं है। तो कल ये दावा किया गया था कि 8 नशिस्तें ऐसी थीं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी थी। आज ये कहा गया कि सारी जमा तफरीक मिला के जितने भी नंबर्स हैं वो सब कुछ देख लिया जाए तो 15 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब है। ये दावा बैरिस्टर गौहर की जानिब से किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में हमारी सीटें, इसका मैंने पूरा डिटेल जियो न्यूज़ पे, RY पे और एक्सप्रेस पे इलेक्शन के क्लोज होने के बाद मैंने पूरा डिटेल दिया है कि हमारे 15 सीट्स हैं। बैरिस्टर गौहर ऐसे आदमी हैं जो फिगर्स बताने के एतबार से बहुत ही मोहतात रहते हैं। एक हो ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ऐसे ही कह देते हैं बगैर कैलकुलेशन के, कोई नंबर्स का बड़ा दावा कर देते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर के हाथ में तो हर टाइम वो टैबलेट होता है और पेंसिल होती है, वो फ़ौरन साथ साथ हिसाब किताब कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 15 नशिस्तों के ऊपर हमने हिसाब किताब करके देखा, हमारा कामयाबी का दावा है। लेकिन इसके बावजूद सिचुएशन आपके सामने है। मैंने कुछ फॉर्म 47 देखे जो कल रात हमारे पास आ रहे थे। जो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं या जीतने वाले उम्मीदवार, उनके वोटों में बहुत कम फ़र्क है, बहुत ही कम फ़र्क, जो बहुत ताख़ीर से फॉर्म 47 आए हैं। बहरहाल अभी भी चूँकि मुकम्मल नताइज नहीं आए, कोई 5 के करीब नशिस्तों के ऊपर रीपोलिंग का हुक्म दे दिया गया। अब उनके ऊपर 15 जून को रीपोलिंग होगी, तो देखते हैं कि वो नशिस्तें कहाँ पर जाती हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि इन नशिस्तों के ऊपर पीटीआई जीत चुकी है, लेकिन इनके ऊपर दोबारा से पोलिंग का हुक्म दिया गया। दैट मीन्स कि ये नशिस्तें भी इधर उधर हो सकती हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम 15 नशिस्तों से आ जाएंगे, कोई 2-3 नशिस्तों के ऊपर हमें दी जाएंगी और उसके बाद फिर बाकी जमातें अपनी हुकूमत बना लेंगी। इस तरह का उनका खदशा है। लेकिन रिएक्शन, अगेन मैंने कल भी व्लॉग किया था, रिएक्शन उस तरह का नहीं है जैसा इतनी नशिस्तें हासिल करने के दावे पर होना चाहिए था। अभी इलेक्शन कमीशन ने चे पे रीपोल का ऑर्डर किया है कि वो 15 तारीख का हुआ। ये हमारी सीटें, हमारी वाली सीटें अगर हमसे ली जाएगी, ये सीटें भी ली जाएगी, तो इसी तरह हमारे 13 सीटों में से फिर हमें ये 2 सीट, 15 सीटों में से फिर हमारे ये 2 सीटें देंगे और 13 सीटें किसी और के खाते में डालेंगे। जहाँ तक बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो अब उनके रहनुमाओं ने एतराफ़ करना शुरू कर दिया कि वो गिलगित बल्तिस्तान में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। उसकी 2-3 बुनियादी वजूहत वो बताते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का मैं पूरा ट्वीट देख रहा था, बड़ी तफसील से उन्होंने सारी वजूहत लिखी हैं। उसमें 3 वजह ऐसी हैं जिनका उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया। नंबर 1, वो कह रहे हैं कि हमारे पास फ़ंड्स दस्तियाब नहीं थे, पार्टी फ़ंड जो होता है ना, जो मुहिम में लगाना चाहिए। मैं उनके इस दावे से कोई इतना ज़्यादा इत्तफ़ाक़ नहीं करता। वैसे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बड़े सुलझे हुए सियासतदान हैं, लेकिन इस मामले में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हुक्मरान जमात हो और वो ये कहे कि हमारे पास फ़ंड नहीं था और पीपल्स पार्टी ने बेतहाशा फ़ंड लगा दिया, ये कोई बात समझ में नहीं आती। कोई अजीब सी सिचुएशन है भाई। अगर पीपल्स पार्टी लगा सकती है तो फिर आपको किसने रोका या आपके रहनुमाओं को किसने रोका? तो ये कोई बात समझ में नहीं आती। बहरहाल उनका दावा है अपनी जगह। फिर साथ में वो ये कह रहे हैं कि एक तो इंटरनल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ग्रुपिंग, और हमने चूँकि बहुत लेट कह रहे हैं कैंपेन शुरू की, पीपल्स पार्टी बहुत पहले कर चुकी थी, ये भी चले एक साइड पर। लेकिन तीसरा फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई के वोटर्स ने वोट दिया है, यानी जो लोग पीटीआई को पसंद करते थे, पीटीआई के हामी थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ की मुखालफत में, चूँकि वो ये कहते हैं कि पीटीआई की क़यादत वहाँ पे गायब थी, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट देने की बजाय
पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया। अच्छा, उनके इस दावे में किसी हद तक वजन है, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड के ऊपर था, मैं आपको व्लॉग्स में मुसलसल बता रहा था कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं, मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी तो मुजाहमत के मूड में थी ना, जैसे पीटीआई के लोगों ने वोट डाला हो तो आपने देख ली सिचुएशन, रात गए कैसे पीटीआई के कैंप्स में जश्न चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, कुछ वोट ऐसा पड़ा है जिनकी हमदर्दियां पीटीआई की तरफ थीं, लेकिन उन्होंने वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को डाल दिया, इसलिए कि उन्हें लगता था कि हमारा कैंडिडेट जो है वो ठीक नहीं है या हम इस कैंडिडेट को पसंद नहीं करते। तो उन्होंने ना पीटीआई को वोट डाला, ना मुस्लिम लीग नवाज़ को डाला और जाके वोट दे दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ये फैक्ट है, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। बाज़ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, या कुछ लोग कमेंट्स में भी गुस्से का इजहार कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डज़ मैटर। आप नहीं इनकार कर सकते, एक बंदा ग्राउंड के ऊपर है, मैं 5-6 दिन वहाँ पे रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक पूरे हलके में फिरते रहे हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, लोगों से मालूमात, ये हमारा काम था ना, तो लोगों से पूछते रहे हैं। जहाँ पर मकबूलियत थी, जैसे गिलगित में बेतहाशा, वो हम आपको बताते रहे कि गिलगित में अखीर की हुई है पीटीआई की कैंपेन ने, लेकिन जहाँ पर कमज़ोर था स्कर्दू में, वहाँ पर आपको बताते रहे हैं कि यहाँ पर 3 हलकों में पीपल्स पार्टी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। उसमें कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ का भी है। पीटीआई को जिस तरह से कैंपेन नहीं करने दी जा रही, उनके उम्मीदवार खुल खुला के सामने नहीं आ रहे, वोटर के साथ डिस्कनेक्ट एक तरह से शो हो रहा था, वो पता चल रहा था वहाँ पे, इसलिए भी अब एक नैरेटिव बिल्ड हो गया ना। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया कि जनाब हम इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुस्तरद कर दिया। तो सिर्फ आ जाके 2 जमातें बचती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो इस इलेक्शन को तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों इस सिस्टम में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आज़ादाना अपनी कैंपेन चला रहे थे, और जैसे नताइज आएंगे वो उसके मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार भी हैं। ये नहीं कह सकते, वो कंप्लेंट नहीं कोई कर सकते कि हम मुस्तरद करते हैं या हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई या हमें ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया गया। तो अगर पीटीआई के पास ज़रा सा ग्राउंड पे लेवल प्लेइंग फील्ड होता, इमरान खान जेल से बाहर होते, बल्ले का निशान बरकरार होता, आज़ादाना कैंपेन का मौका मिला होता, तो फिर आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पोजीशन पर होती। बाकी जमातों के हिसाब से अगर पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो दूसरी जमातें आसपास भी ना फटके, ये भी हकीकत है। खैर, अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की जानिब रुख करते हैं, जहाँ पर इमरान खान मौजूद हैं, और फिर उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला सुनाने जा रही है 11 जून को, यानी 2 दिन के बाद। उसके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी अडयाला की सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैंने चेक किया था, एहतजाज जारी था। इमरान खान की बहनें अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन न्याजी और साथ में सारे वर्कर्स और खैबर पख्तूनख्वा प्लस पंजाब के जो MPs हैं वो एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही। ऑब्वियसली मामूल की एक सूरत हाल हो चुकी है कि लोग आते हैं हर मंगल, इंतज़ार करते हैं और चले जाते हैं। जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक तो नहीं गए, इसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर जब 11-12 बजते हैं तो फिर रवाना होना शुरू हो जाते हैं, और आज भी ये एहतजाज जारी है। कुछ MPs को रास्ते में रोका गया, रुकावटें लगाई गई, लेकिन फिर भी वो पहुंचने में कामयाब रहे उस आखिरी नाके तक जहां से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है, उसके आगे फिर अडयाला जेल ही है। तो इस टाइम तक भी ये एहतजाज जारी है। पीटीआई के कुछ ज़िम्मेदारान ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो सके बजट की मंजूरी से पहले। इसके लिए कुछ मैसेजेस भी कन्वे हो रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तक कोई कामयाबी नहीं है। सुहेल अफरीदी की एहसन इकबाल से भी मुलाकात हुई, कुछ बजट के मामलात को लेकर मौलाना फजलुर रहमान से भी वो मुलाकातें कर रहे हैं। अलीमा खान ने उन्हें कहा था कि आप बजट मंजूर ना करें जब तक आप इमरान खान से मिल नहीं लेते। तो आज जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि वो तो बजट पास करने जा रहे हैं, उन्होंने तो तारीख का ऐलान कर दिया, सूबाई असम्बली का बजट सेशन कॉल कर लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, बाकी क्या करना है, कैसे करना है, ये उनकी सवाबदीद है। लेकिन मेरी अपनी मालूमात ये है कि कोशिश बहरहाल की जा रही है कि किसी तरह से एक मुलाकात सुहेल अफरीदी की हो सके, क्योंकि जब से वो वज़ीर आला बने हैं एक बार भी वो नहीं मिल सके। लेकिन दूसरी साइड से कोई नर्म मौक़िफ़ इस वक्त तक नहीं है कि हाँ जी को मुलाकात करा दी जाएगी, या कोई पॉजिटिव सिग्नल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ तक बात है इमरान खान की मंगल के रोज़ मुलाकात के हवाले से, तो वो उनकी अहलिया के साथ उन्होंने आज मुलाकात करा दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी की को आधे घंटे तक अडयाला जेल में ही कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात हुई। ये मुलाकात भी क्या मुलाकात के लोग आसपास सुन रहे हो, आपको देख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो हर चीज़, और आप बराह रास्त मिल भी ना सके, दरमियान में कोई बैरियर भी हो, और कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए या कॉन्फ्रेंस रूम के ज़रिए आपको मुलाकात करें, इस ऐसी मुलाकात का क्या ही फ़ायदा। बहरहाल ये खानापुरी के लिए हो जाती है मुलाकात कि हाँ जी मंगल के रोज़ हमने मुलाकात करा दी थी उनकी अहलिया से। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से पीटीआई की मुतअद्दिद दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं कि उनकी कैद तन्हाई जो है वो लंबी होती जा रही है। कुछ 7 महीने का टाइम गुजर गया, उनकी बाहर बैरूनी दुनिया के लोगों से मुलाकातें नहीं हो रही, सिर्फ वो उनके जो सलमान सफदर साहब थे वो गए थे मुलाकात करने। तो लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था
कि ईद के बाद उनकी ये दरख्वास्तें टेकअप की जाएंगी, उनकी मुलाकातें बहाल कराने के हवाले से और उनको हस्पताल मुंतकिल किए जाने के हवाले से। लेकिन अभी तक खामोशी है। क्या पीटीआई को फिर से कोई एहतजाज करना पड़ेगा या कोई और चीज़ करनी पड़ेगी दोबारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के लिए, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। लेकिन एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट 11 जून को सुनाने जा रही है। ये फ़ैसला है उनकी रिहाई के हवाले से नहीं है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ख़िलाफ़ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा कर रखा था। इमरान खान उस केस को फाइट बैक कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनका जो हक़ जिरा था वो ख़त्म कर दिया गया था लोअर कोर्ट्स की जानिब से, और फिर उसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था इस फ़ैसले को, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि इमरान खान पर एक भारी जुर्माना जो है वो आयद हो सकता है। इसके ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमारा हक़ जिरा जो है वो ख़त्म किया गया तो उसको वापस बहाल किया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट 11 जून को उस केस का फ़ैसला सुनाने जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आ सकता है, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे रिलीफ देने से ये तासुर भी जाता है कि हाँ जी कुछ फ़ैसले इमरान खान के हक़ में आ रहे हैं। बड़े फ़ैसले तो नहीं आ रहे ना, लेकिन कहीं कहीं वो क्या कहते हैं एक्ट ऑफ बैलेंस या कोई थोड़ा सा बराबर करने के लिए कोई एक आध फ़ैसला हक़ में भी सुना दिया, जिससे सियासी तौर पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ जी चलें फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आ गया, तो मुझे लगता है कि ये फ़ैसला उनके हक़ में आएगा, उनका हक़ जिरा बहाल हो जाएगा, उससे इस उनके केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वापस लोअर कोर्ट में चला जाएगा। यानी इमरान खान साहब के केस मुकम्मल नहीं जीतेंगे, सिर्फ हक़ जिरा उनको वापस मिलेगा, केस तो चलता रहेगा। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ एक जो पूरा महाज खड़ा हो रहा है या होने की कोशिश कर रहा है, फिगर्स आ रहे हैं को 20 MPAs 25-30 MPA, उनमें से एक दो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। पहले मुश्ताक गनी साहब सामने आए थे, उन्होंने कुछ बातें की, और उसके बाद अब फजल इलाही साहब जो हैं अब वो सामने आए, और आज उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब तक मौजूदा लीडरशिप कुरान पाक के ऊपर हलफ नहीं देगी कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा हैं, तब तक हम बजट में सपोर्ट नहीं करेंगे और बजट पास नहीं होने देंगे। तो ये एक इंटरनल बहरहाल इशू रहेगा सुहेल आफरीदी साहब को कि वो इसको कैसे टैकल करते हैं। अगर बजट पास नहीं होगा तो जाहिर बात है गवर्नमेंट जाएगी या गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा हिल जाएगा, तो बजट तो पास करना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम भी बड़े बड़े दावे हुए थे, लेकिन एट द एंड बजट पास करना पड़ा था, क्योंकि ये एक आईनी रिक्वायरमेंट है। कोई गवर्नमेंट बजट नहीं पास करेगी तो उसकी स्टैंडिंग के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है और वो फिर सस्टेन नहीं कर पाती। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से अपनी मुलाकातें बढ़ा दी हैं। पहले एक मुलाकात की, अब गुज़िश्ता रात उन्होंने दूसरी मुलाकात की, और उसमें भी बजट के हवाले से और जो सूबे के मामलात हैं उनमें ताउन मांगा गया है। और ख़ास तौर पे इस टाइम बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर पीटीआई को आगे चल के किसी मूवमेंट की तरफ बढ़ना है तो अब उनको जब तक मौलाना सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उनकी मूवमेंट में जान नहीं पड़ने वाली। जो उनकी मौजूदा लीडरशिप है वो कोई मूवमेंट चलाने से अब कासर है। जिस तरह के लोग इस टाइम फ़ैसला साजी में शामिल हैं पीटीआई में, वो मूवमेंट नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए उन्हें मौलाना की हिमायत चाहिए। मौलाना बदले में क्या मांगेंगे या क्या मौलाना हिमायत दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो बातें और दावे तो काफ़ी बड़े बड़े कर लेते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो फिर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो उसमें से आराम से निकल जाते हैं उस सिचुएशन से। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मौलाना साहब जैसे पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है ना, पीटीआई के ऊपर सख्तियों की बेनिफिशरी है कि उनको वोट मिल रहा है नून लीग की मुखालफत में, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब भी इटसेल्फ एक बेनिफिशरी हैं कि पीटीआई की मुखालफत में उनको वोट पड़ सकता है। तो इसलिए क्या वो पीटीआई को रेस्क्यू करने की तरफ जाएंगे, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।